ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन क्यों आता है और इसको कैसे दूर करें? ये क्वेश्चन सबको ही आता होगा जब भी अगर आप ट्रेडमार्क अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर आपने अप्लाई कर दिया है। तो क्या आपके भी ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन आया है? तो अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है या फिर आपको ट्रेडमार्क का नोटिस मिला है, तो पहली बात घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस नोटिस को ध्यान से देखना है। उसके बाद कोई भी कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि ऑब्जेक्शन के कारण होते क्या हैं, जिसको कि आप ट्रेडमार्क अप्लाई करने से पहले ही दूर कर दें। कैसे सही जवाब दें कि आपका ट्रेडमार्क बिना रिजेक्शन के रजिस्टर हो जाए। तो इस वीडियो में जो आप जानेंगे कि ट्रेडमार्क आने के जो टॉप रीज़न्स होते क्या हैं, ठीक है? सेक्शन 9 और सेक्शन 11 में तो जनरली ऑब्जेक्शन मिलता ही है, पर क्यों मिलता है और ऑब्जेक्शन का सही जवाब कैसे तैयार करना है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को कैसे कन्विंस करना है, बेस्ट टिप्स क्या होंगे। तो अगर आप अपना ब्रांड नेम सिक्योर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और डेफिनेटली आपको वीडियो तो पसंद आएगी ही, तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो ब्रांड रजिस्ट्री तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जैसे कि आपने देखा कि आपके ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन दिखते हैं, मैक्सिमम केसेस में आता ही है। तो क्यों आता है, क्या गलतियां आपसे हो जाती है, तो उस चीज़ के बारे में जो है आज पूरी की पूरी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और भी ऑलरेडी कई सारे वीडियो ट्रेडमार्क सेफ्टी चैनल पे पोस्ट है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। तो सबसे पहले जब भी आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन को फाइल करेंगे तो एग्जामिनेशन क्या करेगा, उस ट्रेडमार्क आपके एप्लीकेशन को चेक करेगा। जब सारी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो वो उसको नेक्स्ट स्टेज पे चला जाएगा। जैसे फर्स्ट स्टेज क्या होता है, सेंड टू वियना कोडिफिकेशन। उसमें क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं फॉर्म में कोई क्लैरिकल एरर तो नहीं है। और अगर आप किसी प्रोफेशनल से फाइल कराते हैं तो डेफिनेटली कोई क्लैरिकल एरर नहीं आती है, ठीक है। बेशक से उनकी फीस थोड़ी हाई लेवल चार्जेस होती है, बट ये भी है कि आपका जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो है फंसता नहीं है, क्लैरिकल एरर में नहीं फंसता है, वो स्मूथली अपने प्रोसेस में लगा रहता है। क्योंकि क्लैरिकल एरर में फंसने से क्या होता है, ट्रेडमार्क का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। आपका ही टाइम वेस्ट होगा, वो एप्लीकेशन फंसी रह जाएगी। और आप भी जानते हैं कि ट्रेडमार्क्स में भी इस साल काफ़ी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। लास्ट एक साल तो बहुत अच्छा चल रहा था। तो कोई भी इश्यू होता है तो एप्लीकेंट को क्या करना होता है, ऑब्जेक्शन को फेस करना होता है। तो ऐसे कई सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, जनरली 9 और 11 में आते हैं। तो सारे के सारे ऑब्जेक्शंस को मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्शन आपको देखने को मिलेगा सेक्शन 9(1)(a), जो क्या होता है, जनरल और डिस्क्रिप्टिव मार्क्स। अब ये क्यों आता है, देखिए कभी भी जो आपका ट्रेडमार्क नेम होना चाहिए वो यूनिक होना चाहिए और वो बिजनेस से अलग दिखना चाहिए। वो जेनरिक, कॉमन या डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली वो रिफ्यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बता दूं, सपोज दैट आपका क्लोथिंग का ब्रांड है, ठीक है। आप कपड़ों का सेल आउट या मैन्युफैक्चरिंग सेल परचेज करते हैं। तो आपने क्या सोचा कि ठीक है मैं ट्रेडमार्क ले लेता हूँ बेस्ट क्लोथिंग, ठीक है। और आपका वर्क भी क्लोथिंग है। तो क्या हो गया, ये टू जेनरिक हो गया। आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं आप उसी वर्ड से, उसी से रिलेटेड वर्ड्स को नहीं ले सकते, ठीक है। उससे क्या होता है, ब्रांड और प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंस नहीं पता लग पाता। तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक और एग्जांपल बताऊं, अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स में ले लेंगे फ्रेश मिल्क, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या हो जाएगा, उस पर ऑब्जेक्शन आ जाएगा। जैसे ब्रांड नेम क्या है, अभी अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, ये आपका हेरिटेज है, कई सारे ब्रांड्स हैं, कई सारे जो स्टेट के ब्रांड्स भी हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ब्रांड नेम और प्रोडक्ट को अलग अलग होना चाहिए। कोई आप जेनरिक नेम नहीं ले सकते हैं। जेनरिक नेम कैसे, अब जैसे पैरासीटामोल टैबलेट हम बोलते हैं, तो पैरासीटामोल क्या है, पैरासीटामोल आपका ड्रग होता है। पैरासीटामोल कोई दवाई, पैरासीटामोल दवाई का नाम नहीं है, वो जो ड्रग होता है, जो उसमें कंपोजिशन है उसका नाम होता है। जैसे क्रोसिन, क्रोसिन दवाई का नाम, क्रोसिन आपका ब्रांड नेम हुआ, पैरासीटामोल आपका ड्रग हुआ, ठीक है। इस तरह से आपको डिफाइन करना है। उसके बाद देखिए 9(1)(b) का क्या आता है, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग। मिसलीडिंग मतलब आपका ट्रेडमार्क जो आपका प्रोडक्ट है उससे वो अलग ही चीज बता रहा है। जैसे कि आपका कोई जूस का ब्रांड है, आपने ऑर्गेनिक जूस ले लिया, अब रियलिटी में वो जो जूस है वो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। बेवरेजेस में जो आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स है, बट ऑर्गेनिक वर्ड से क्या लगता है कि वो कंप्लीटली ऑर्गेनिकल है। तो ये क्या कर रहा है, ये कस्टमर्स को मिसलीड कर रहा है, उनको गलत गाइडेंस दे रहा है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है आपका लंदन बेकर्स। अब आपकी बेस्ड इंडिया की है बट आप ले रहे लंदन बेकर्स, तो ये कस्टमर्स को क्या दिखा रहा है कि ये लंदन का ब्रांड है, ठीक है। तो उस अट्रैक्ट करने के लिए, तो इस तरह की प्रैक्टिस भी आपको नहीं करनी है, आपको इस तरह के नेम नहीं करने हैं। हाँ, आपकी चॉइस है। हाँ, अगर आप बहुत पुराना बिजनेस कर रहे, सपोज 8-10 साल से कर रहे हैं, या बिजनेस आपकी अच्छी खासी गुडविल है, उस केस में आप उसको जरूर अप्लाई करें, ठीक है। बट न्यू न्यू में आप ऐसा ना जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत रिस्क है। आप रिस्क लेना चाहते हैं, वेल इन गुड, तो आप ले सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि इजिली स्मूथली हो जाए, मिसलीड ना करना है, मिसलीड नहीं करना है आपको, तो इस तरह से आप जो है कीजिए।
उसके बाद है ऑफेंसिव और इमोरल। देखिए आपके ट्रेडमार्क में कोई भी ऑफेंसिव, ऑब्सीन, इमोरल वर्ड्स नहीं होना चाहिए क्योंकि ये रिजेक्ट हो जाता है। जैसे कि टबैको, आप टबैको वर्ड का ट्रेडमार्क नहीं ले सकते। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ऑब्सीन होते हैं, जो बोलने में अच्छे नहीं होते, उन वर्ड्स को भी आपको ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका सेक्शन 9(2) का ऑब्जेक्शन आ जाएगा। उसके बाद देखिए अब आते हैं सेक्शन 11 पे। ठीक है, अभी तक हमने 3 डिस्कस कर लिया, अब हमारे पास 4th है। इसका क्या है, सिमिलर और आइडेंटिकल टू एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क। कोई भी ट्रेडमार्क ऑलरेडी है उससे आप मिलता जुलता ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको ऑब्जेक्शन आएगा। जैसे कि आपने एडिडास का देखा होगा, एडिडास में कई सारे मिसलीडिंग्स है, उसमें कई सारे देखेंगे हल्का सा डिफरेंस होता है, बट वो एडिडास का मिसलीड करके लिया हुआ है ट्रेडमार्क। मार्केट में चल रहा है तो एडिडास उस पर लीगल एक्शन ले सकता है, बट उसको आप रजिस्टर करने जाएंगे तो वो आपका रजिस्टर नहीं होगा। जैसे नाइकी, नाइकी क्या है, जो रियल में है वो NIKE है, उसमें डबल ई एक और ये लगा के नाइकी स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड, तो इस तरह की चीजें नहीं करनी है। अब जैसे मैकडोनल्ड्स है, तो मैकडोनल्ड है, आपने इसका मैकडोनल्ड्स करके सपोज अप्लाई हो जाता है। अभी आपने कई सारे ये भी केसेस देखे होंगे, सिंग करके है, तो कई सारे ट्रेडमार्क, जैसे स्टारबक्स का करके किया था एक सिंग करके ट्रेडमार्क। तो इस तरह से आपको चीजें नहीं करनी। पेटीएम और पेपल में देखा होगा आप, बेशक से दोनों अलग अलग है पर दिखने में सेम लगते हैं, एक पल के लिए कोई भी धोखा खा सकता है, तो ना वो दिखने में आप दूसरे का सेम कीजिए, तो इस तरह से क्या आपका रजिस्टर नहीं होगा। आप मार्केट में यूज करें तो डेफिनेटली ब्रांड आप पे जो है कंप्लेंट फाइल करेंगे, बट उसको अप्लाई करने जाएंगे तो डिपार्टमेंट उसको अलाउ जो है वो नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, सेम कोई भी नेम है सिमिलर आइडेंटिकल आपको अप्लाई जो है वो नहीं करना है। उसके बाद है ट्रेडमार्क कंटेंट सेक्शन 13 का। इतना जल्दी तो नहीं मिलता है, इतना जल्दी तो नहीं देखा जाता है, बट होते हैं। तो रूल्स क्या है, ट्रेडमार्क कंटेनिंग जेनरिक और कॉमन नेम तो देख लिया, केमिकल्स एंड इंग्रेडिएंट, जैसे मैंने आपको पैरासीटामोल का एग्जांपल दिया, तो पैरासीटामोल आप एज ए ट्रेडमार्क नहीं ले सकते क्योंकि पैरासीटामोल एक ड्रग का नेम है। जैसे आप क्रोसिन हो गया, आपका डिकोल टोटल हो गया, आपका पैरासिप हो गया, ये आपके ब्रांड के नेम है, ये ट्रेडमार्क ब्रांड है, ना ही कि ये मेडिसिन है। मेडिसिन जो ड्रग, उसके अंदर जो कंपोजिशन होता है। तो अगर इस तरह का आप ट्रेडमार्क लेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्शन जेनरिक वाले में तो आएगा ही, प्लस सेक्शन 13 में भी आएगा ही। उसके बाद है सेक्शन 14, ट्रेडमार्क क्लेमिंग फॉल्स एसोसिएशन विद अ लिविंग पर्सन और इंस्टीट्यूशन। कई बार हम क्या कर लेते हैं, कोई भी फेमस पर्सन होता है उसके नाम पे ट्रेडमार्क, उसके नाम यूज करके हम ट्रेडमार्क ले लेते हैं या फिर उसका फेस यूज कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, महात्मा गांधी क्लोथिंग, ले सकते हैं महात्मा गांधी क्लोथिंग, डेफिनेटली ले सकते हैं, बट उसके लिए क्या है, एक लीगल परमिशन लेनी पड़ेगा। देखिए महात्मा गांधी जी तो अभी आज के टाइम में नहीं है, बट उनके वंशज हैं, ठीक है, आप जाएंगे वो आपको एक लीगल एफिडेविट बना के दे देंगे कि ठीक है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो आपके बीच में, चाहे वो उसके लिए वो लॉयल्टी ले, अमाउंट ले, वो आपके बीच की डिस्कशन की बात है, बट जब वो अगर आपको अप्रूव करके दे देंगे तो आप ले सकते हैं। सेम इसी तरह आप खुद के फेस का, सपोज दैट आपको आपके खुद के फेस का, आपने कई सारे ब्रांड देखे होंगे उसमें फेस होता है, जैसे आप MDH का देखेंगे, MDH में क्या है, वो जो पर्सन है ओल्ड एज आदमी उसका फेस होता है, तो उसको खुद के फेस का भी ट्रेडमार्क लेना होता है, तो वहां भी उसको एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है, तब जाके जो डिपार्टमेंट अलाउ करेगा। सेम वही है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, अब अनलेस जब तक आप ऑथराइज नहीं है, आप वेल नोन सरनेम का ट्रेडमार्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है, इस चीज में। उसके बाद सेक्शन 35 क्या होता है, ट्रेडमार्क कॉन्ट्रेरी टू लॉ इलीगल यूज ऑफ वायलेंट एनी एक्ट, किसी भी चीज का, जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझाती हूँ। देखिए कोई भी ट्रेडमार्क है तो वो इलीगलिटी को तो प्रमोट नहीं करेगा, कोई भी किसी लॉ को प्रमोट, कोई भी किसी लॉ को वायलेट करने के लिए तो प्रमोट नहीं करेगा। जैसे आप लेते हैं कोकीन एनर्जी ड्रिंक, तो कोकीन क्या है, एक तरह का ड्रग होता है जो क्या है, इलीगल सब्सटेंस है, तो इस तरह के वर्ड्स आपको अपने ट्रेडमार्क में नहीं डालना है। जैसे आपका कोई इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, आपने ट्रेडमार्क में ले लिया ब्लैक मनी इन्वेस्टेड, तो ब्लैक मनी वर्ड क्या है, ये इलीगल है, ये क्या शो कर रहा है कि आप इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इस तरह की आपको जो है गलतियां वो नहीं करनी है। अब इस तरह से जैसे कि मैं आपको ट्रेडमार्क का जो है ऑब्जेक्ट वो दिखा दूं, ठीक है, ये जो है आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन इस तरह का आता है, ये सेक्शन 9 का इसमें ऑब्जेक्शन आया हुआ है, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है आप पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सेक्शन 9(1)(b) में ऑब्जेक्शन आया हुआ है। सेक्शन 9(1)(b) को अगर हम देखें तो क्या चीज़ होती है, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। सेक्शन 9(1)(b) क्या होता है, मिसलीड कर रहा है आपका ट्रेडमार्क, ठीक है, जो नहीं है वो चीज़ को मिसलीड कर रहा है, जैसे हमने ऑर्गेनिक जूस और लंदन बेकर्स का ट्रेडमार्क एग्जाम्पल देखा था। तो इस तरह से जब भी कोई भी आपका ये आता है तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली आपको रिप्लाई ऑफ एग्जामिनेशन रिपोर्ट एक प्रोफेशनल से आपको बनवानी है। इसके लिए आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेन चीज़ इसमें क्या, आपको विद इन 1 मंथ में नोटिस में लिखा होता है कि आपको जब भी ये मिलता है, इस पर एक डेट होती है, देखिए
विद इन 1 मंथ में आपको रिप्लाई देना है। अगर आप नहीं देंगे तो डिपार्टमेंट उसको रिफ्यूज़ कर सकता है, अबैंडन कर सकता है। तो आपको इस चीज़ का जो है खास ध्यान रखना है। अब सीधी-सी बात है, आप अपने ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन का रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? तो उसके लिए क्या करना है, आप पहले ट्रेडमार्क के एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट को आपको एनालाइज़ करना, पूरा कंप्लीटली उसको रीड करना है, ठीक है? फिर आपको स्ट्रॉन्ग रिप्लाई बनाना है, प्लस आपके पास जो भी एक्सप्लेनेशन अपने ट्रेडमार्क से रिलेटेड वो उसमें डालनी है। या फिर आप उसको पहले से यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आपके पास बिल्स होंगे, एविडेंसेस होंगे, एडवर्टाइज़मेंट आपने करी है, वो चीज़ होगी, वो सब चीज़ें आप इसमें अटैच करके आप रिप्लाई फ़ाइल करेंगे। डेफ़िनेटली आप इतने प्रोफ़ेशनल, तो आपको तो इतना आइडिया नहीं होगा, तो उसके लिए आप ज़रूर प्रोफ़ेशनल हेल्प ज़रूर लें। उसके बाद सेम वही सबमिट आपको प्रूफ़ करना है, मैंने वही बताया, इनवॉइसेज़, एडवर्टाइज़मेंट हो गया, आपने आजकल लोग वेबसाइट भी बनाते हैं, तो वेबसाइट बनाते हैं तो डोमेन रजिस्ट्रेशन लिया होता है, डोमेन आईडी भी, आप डोमेन का जो एवरी ईयर उसको रिन्यू करना होता है, तो दिखाते हैं कि आप उसको कंटिन्यूटी में यूज़ करें, आप वो भी सबमिट करें। और हियरिंग ज़रूर अटेंड करें, अगर आपकी हियरिंग आती है। देखिए हियरिंग कब आती है, जब आपका ऑब्जेक्शन जो है एक्सेप्ट नहीं होता। ऑब्जेक्शन रिप्लाई क्या होता है, आपने उसको रिटर्न में सबमिशन दी, ठीक है, डिपार्टमेंट उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो हियरिंग कर देता है। हियरिंग में क्या होता है, आपके प्रोफेशनल सामने से, आज के टाइम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हियरिंग होती है, तो आप उस पर जाके जो है बात, उस पर जाके जो आपके प्रोफेशनल्स हैं वो सामने से, जिसको भी आप हायर करेंगे वो सामने से उस हियरिंग को अटेंड करेंगे, आपका जो भी ट्रेडमार्क का केस है उसको प्रेजेंट करेंगे, ताकि वो अच्छे से, उसकी कई बार हियरिंग्स पे भी एक्सेप्ट हो जाती है चीज़ें, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। मतलब आपको एक्टिवली रहना जब तक आपके पास ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता। और हाँ, अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो उसके लिए भी, उसके बाद भी आपको फ्री नहीं बैठना है, उसके लिए भी वीडियो जल्द ही चैनल पे पोस्ट आएगी, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। अब एक चीज़ और है कि अब हमें ट्रेडमार्क का ऑब्जेक्शन देखेंगे कैसे, तो उसके लिए सिंपल आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आपको क्या लिखना है, गूगल पे आपको लिखना है, आप सीधा आईपी इंडिया की वेबसाइट पे आ जाइए, ठीक है, आईपी इंडिया की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आएंगे। उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग पे आके यहाँ पे स्टेटस में आपको ट्रेडमार्क में आना है, इसको आप यस कीजिए, ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, इसमें आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, यहाँ पे कई सारे बार से, इस पर क्लिक करना है, नेशनल इंडिया का है। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, कोड डालेंगे, आपको आपका स्टेटस जो है दिख जाएगा क्या है। ऑब्जेक्शन रिपोर्ट भी आप यहीं से देख सकते हैं। तो वापस हम टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो देखिए, ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको अवॉइड करना है। देखिए, प्रोसेस को आपको एक्टिव रखना है, नहीं तो आपका जो आपने जितना भी उसमें मनी लगा, डेफिनेटली आपने गवर्नमेंट फीस तो पे करी है, अप्लाई करते वक्त भी आपने जो है प्रोफेशनल फीस भी पे करी होगी, इतना आपने वेट किया है, प्लस ब्रांड नेम क्या है, आपने जब उसको लिया तो डेफिनेटली उस पर आपने अपना मनी भी इन्वेस्ट किया है, अपने इन्वेस्टमेंट भी लगाई है, तो स्मूथ प्रोसेस के लिए आप उसको रोकिए मत। सबसे पहले अप्लाई करने से पहले ध्यान दीजिए, अप्लाई करें नहीं करें, इस नेम को अप्लाई करें कि नहीं करें, उसके लिए आप किसी प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूर लें। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो पैनिक नहीं करना, एक वेल पेपर रिस्पॉन्स डालिए, प्रोसेस हो जाता है, कई सारे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाते हैं ऑब्जेक्शन के रिप्लाई के बाद भी। बस यही कि इसमें आपको डरना नहीं है, ठीक है। तो अब आपको पता तो चल ही गया है कि ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्यों आता है और इसका किस तरह से जो है आंसर दिया जाता है। तो अगर आपको भी ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन रिप्लाई की कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम आपको फुल सपोर्ट करेंगे। प्लस ट्रेडमार्क और बिजनेस से जुड़ी जो भी ज़रूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे लीगल एंड स्टे सेफ।